नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं मुस्कान सैनी। आज हम 4 की चौकड़ी में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देरी किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वार्ड 40 में पौधारोपण अभियान। दूसरी खबर भिवानी से। सील परिसर से दीवार तोड़कर दवाइयां चोरी होने का आरोप, सीएमओ ने पुलिस पर उठाए सवाल। तीसरी खबर भी भिवानी से। सफाई कर्मचारी की हड़ताल का 5वां दिन, सरकार के खिलाफ पुतला दहन। और चौथी खबर हिमाचल प्रदेश से मानसून फिर दिखाएगा रौद्र रूप। 2 दिन ऑरेंज अलर्ट और 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार से। दिल्ली के नांगलोई विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया गया। वार्ड 40 की नगर पार्षद मोनिका गोयल के नेतृत्व में उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। इस दौरान भारी दिल्ली के जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, इंडस्ट्रियल एरिया की आरडब्ल्यू के अधिकारी, स्थानीय निवासी और अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हर घर तिरंगा अभियान के साथ हुई, जहां 500 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और दहशत में योगदान देने का संकल्प लिया। अभी हमें नांगलोई विधानसभा में वार्ड 48 के अंदर, जहां पे निगम पार्षद मोनिका गोयल ने वृक्ष आरोपण का काम किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, सिर्फ वृक्ष ही नहीं लगाए, एक संकल्प लिया कि जब तक ये वृक्ष बढ़कर बड़े रूप नहीं ले लेते, इनकी संरक्षण के साथ साथ इनकी देखभाल भी की जाएगी। और वहीं पर RWA और इंडस्ट्रियल एरिया के जो प्रेसिडेंट है, अधिकारी हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं, उन सब ने भी ये प्रण लिया। और साथ ही हर घर तिरंगा की मुहिम में साथ देते हुए हमारे साथ आए हैं। आप बात करते हैं जिला अध्यक्ष जी विक्रम जी। आज जिस तरह से वृक्ष लगाए जा रहे हैं और प्रकृति को एक सुंदर रूप दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, प्रकृति का ध्यान रखना हम सबका धर्म में हमारा फल है। ये वो प्रकृति है जिससे हम लोग पूरा जीवन हमारा चलता है। और आज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे तिरंगा वितरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर घर के बाहर एक तिरंगा झंडा लगे। आप कुछ समय पहले जाएंगे तो आप देखते होंगे कुछ सरकारी कार्यालय, कुछ गिनती चुनती के घरों में झंडे होते थे, लेकिन 2014 के बाद आप हर गली, हर घर के बाहर देखेंगे इतना सुंदर भारतीय जनता हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं। गुप्ता जी, देखा जाए पिछले बार भी तिरंगे लगे थे और सिर्फ दिल्ली की बात करें 35 लाख से ज्यादा तिरंगा हर घर पे लहरा गया था। मगर कुछ समय के बाद देखा जाता है, जब वो 15 अगस्त का दिन या कोई तरह की चीज निकल जाती है तो वो तिरंगे रास्ते पे पड़े मिलते हैं। तो क्या उसकी संरक्षण के लिए कुछ करा गया है? बिल्कुल किया रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान है। और हम लोगों ने इस बार फेसबुक के माध्यम से बहुत लोगों को बताया गया कि जैसे ही ये तिरंगा हमारा झंडा 15 तारीख 16 तारीख को उसको अच्छे से उतारे, अपने घर में फोल्ड करके इसको रखें। और किस तरीके से झंडा लहराना है इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने की बताई कि केसरिया रंग हमारा ऊपर रहेगा, ग्रीन रंग हमारा नीचे रहेगा, क्योंकि जो हमारे तिरंगे झंडे के रंग है ये हमारे कहीं ना कहीं प्रतीक है। केसरिया रंग हमें सिखाता है किस तरीके से हमारा साहस, दृढ़ता से हमारा देश आगे चलता है। सफ़ेद रंग हमें सिखाता है कि हमारा देश शांतिपूर्ण देश है, कभी किसी से अपने अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा नहीं चाहता, अपने देश में शांति चाहता है। ग्रीन कलर हमें दर्शाता है कि हमारा देश प्रकृति का बना देश है और हम लोग किसान, हमारा कृषि उद्यान देश है। गुप्ता जी ने बहुत ही सरलता से बताया कि तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं, एक शान है। और क्यों ना हो, इस तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान सरहद पे खड़े रहते हैं और उसी तिरंगे के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेशों में जिन्होंने एक छवि बनाई और भारत को एक विश्व स्तरीय एक पहचान भी दिलाई। हमारे साथ है मोनिका गोयल जी। मोनिका गोयल जी से बात करते हैं। जिस तरह से सरलता से बताया कि तिरंगा घर पे लगाना ही नहीं, उसे उसकी संरक्षण भी चाहिए। उसको बाद में जब लगता है, जब सूर्यास्त होता है, उसके बाद उतार कर रखा जाता है, तो हमें उसकी देखभाल भी करनी, उसकी केयर भी करनी होती है। साथ ही मोनिका जी, एक बात, अभी एक पहल चली है, आपने देखा होगा, हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, हम आप संपन्न है तो वस्त्र खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, मगर जो वस्त्र आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उन्हें दूसरों में दान दें।
क्या लगता है ये अच्छी पहल है और कितना बदलाव आएगा? देखिए, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं हम लोगों के लिए, या कई ऐसे वस्त्र जाते हैं जो एक गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत काम का, उसको मतलब हमें अपने घर पे भी रखना नहीं चाहिए, उसको अपने हमारी माताओं बहनों को निकाल देना चाहिए, उससे मोह नहीं रखना चाहिए उस वस्त्र से, क्योंकि वो वस्त्र किसी के भी काम आ सकते हैं। हमारे बच्चों के आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि जिनको वस्त्र नहीं मिलते हैं, जिनको नहीं मतलब वस्त्र पहनाए जाते हैं वस्त्र ना होने की वजह से, तो ऐसे गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी पहल है हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय महामंत्री विष्णु मित्तल जी ने भी ये काफ़ी टाइम से चलाया हुआ है ये वस्त्र का। तो मैं सभी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से मैं इसमें लगी भी हुई हूँ। हम इकट्ठा करके मैं खुद स्वयं से भी मैं अपने क्षेत्र के अंदर मतलब वस्त्र का वितरण भी करती हूँ, और हमारे जैसे जो ये बैंक बने हुए हैं इसमें सबको हमें जुड़ना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कहीं ना, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारी अलमारियों में रखे होते हैं, हमारे यूज के नहीं होते, या हमारा उनसे मन हट जाता है। अगर वही कपड़े किसी जरूरतमंद के पास जाते हैं तो ये उसके लिए एक उपहार स्वरूप होते हैं और उसे बहुत बड़ी खुशी देते हैं। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ भंडारी हूँ। भंडारी जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने तिरंगा भी ले रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज दुनिया के जो सबसे बड़े मुल्क अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान जो सोलर एनर्जी में 3rd प्लेस पे आ गया। 30 गीगावाट हमने अटेन कर लिया है, जो जिसका लक्ष्य 2027 तक था, तो हमने 26 में कर लिया। और मोदी जी का ये विजन है कि 2030 तक हम 50 गीगावाट को क्रिएट करेंगे। इस तरह से लगातार पेड़ लगाने का सिलसिला चलता जा रहा है और अभी तक देखा जाए इस उद्यान के अंदर 100 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। हमारे साथ हैं, आप भाई से बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत नाम है मेरा। प्रशांत जी, आज यहाँ पे देखा जाए बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए गए हैं, क्या लगता है लोग वृक्ष तो लगाते हैं पर उनकी देखभाल से कतराते हैं? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बाहरी दिल्ली जिले का उपाध्यक्ष के साथ साथ वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है उसका संयोजक भी हूँ। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे जिले में 20 वार्ड आते हैं, हर वार्ड में 3000 वृक्ष लगाने का हमने लक्ष्य रखा है और पूरे जिले में 60,000 वृक्ष लगाएंगे। और हम लोग इस संकल्प के साथ वृक्ष लगा रहे हैं कि आगे उसकी देख रेख हम में से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई कार्यकर्ता करे। भिवानी में अवैध नशों और गर्भपात की दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद अब सील परिसर से दवाई गायब होने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई थी और परिसर को सील कर पुलिस की निगरानी में सौंपा गया था। लेकिन कुछ दिन बाद आरोप है कि पीछे की दीवार तोड़कर परिसर से दवाइयां निकाल ली गई। मामले को लेकर भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिलिया ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सीएमओ के मुताबिक सील परिसर की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस की थी और विभाग को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की वीडियोग्राफी कराते हुए कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। हमारे स्टेट टास्क फोर्स के दिशा निर्देश की पालना में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं और जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताकि अवैध रूप से जो दवाइयां हैं, नशे की दवाइयां हैं, गर्भपात की दवाइयां हैं, वो अवैध रूप से सेल ना हो। गर्भपात की दवाइयां सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है और बाकी कहीं पर भी पूरे हरियाणा में इसकी सेल प्रतिबंधित है। नशे की दवाई का भी सेल प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है। तो समय समय पर हम चेक करते रहते हैं। हमें गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर 4 तारीख को हमें वहाँ छापामारी टीम के द्वारा छापा मारा गया, जहाँ पर वो 3 दुकानें मिली। एक दुकान में वो क्लिनिक चलाता था
और वहाँ पर दवाइयों का काफ़ी जखीरा था। 2 उसके जो स्टोर थे उन पर लॉक लगा हुआ था और एक जो खाली स्टोर था उसकी दवाइयों की इन्वेंटरी तैयार करके और वहाँ पर जो बंद पड़े थे कमरे उनको भी सील किया गया था और पुलिस को हैंड ओवर किया गया था कि इसकी निगरानी की जाए कि इसमें जो दवाइयाँ रखी हैं कोई पीछे से इसकी कोई चोरी या कोई गायब ना कर दें। ये पुलिस के हवाला करने के बाद भी कुछ दिन बाद इसको पीछे से जो पाड़ के द्वारा पीछे से दीवार तोड़ करके उसकी दवाइयाँ निकाल ली गई है, जिसकी वीडियोग्राफी और सारी दोबारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें कहीं न कहीं जो सही सहयोग होना चाहिए था पुलिस का वो हमें स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला। हमारी टीम ने बताया है कि उस दिन जब हमारी टीम 4 तारीख को गई थी वो उसका जो फार्मासिस्ट कहो या जो दवाइयाँ देता था या प्रैक्टिस करता था वो दवाई वो उसी गांव में घूम रहा था, कुछ लोगों ने बताया। लेकिन उसको पुलिस को कहा गया कि भी आप उसको लेके आओ, लेकिन वो नहीं लेके आए। और जब वो प्रीमिसेस सील कर दी गई है, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, तो उसकी निगरानी रखा जाना, उसकी प्रोटेक्शन किया जाना पुलिस का काम है। हम इसके संदर्भ में उपायुक्त और हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उसे ही पत्राचार करेंगे ताकि ऐसी जो अवैध रूप से नशे की दवाइयाँ रखते हैं उसका सख्ती से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। मैंने बताया कि उसमें 3 कमरे थे, एक कमरा खाली था, उसकी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट में होने वाला जो यूज होते हैं, आईवी ड्रिप है, आईवी लाइन है, सिरिंजेस हैं, वो इन्वेंटरी तैयार करके कस्टडी में ले ली गई थी। लेकिन जो खिड़की के द्वारा पता है कि ये जो दवाइयाँ हैं दूसरे कमरे में भी है, लेकिन उसको आगे से लॉक लगाया हुआ था। तो वहाँ के उसमें बताया गया कि उसके मालिक को बुला करके इसको सारी इन्वेंटरी तैयार करें, लेकिन वहाँ के गांव की ओर से वहाँ के आसपास के सरपंचों ने हमारे स्वास्थ्य विभाग का साथ नहीं दिया, जबकि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। अवैध रूप की जो नशे की दवाइयाँ हैं, गर्भपात की दवाइयाँ हैं, इसको समाज के लिए दुष्प्रयोग के लिए यूज किया जाता है। इसका हमें सभी मिल करके एज ए टीम इसका विरोध करना चाहिए, जबकि वहाँ के लोगों ने और वहाँ की जो टीम थी स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग नहीं दिया और सील होने के बावजूद भी, कस्टडी में होने के बावजूद भी वो पाड़ के द्वारा वह दवाइयाँ निकाल ली गई। ये एक जांच का विषय है। ये हम उपायुक्त महोदय से लिखित में आग्रह करेंगे, जो भी इसमें दोषी हैं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। भिवानी में सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने सरकार पर 13 मई को हुए समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना और समझौते की मांगों को लागू करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक आवश्यक परिपत्र जारी नहीं किया गया। हड़ताल के चलते जिले में सफाई व्यवस्था और ऑटो टिपर सेवा भी प्रभावित होने का दावा किया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने भी करीब 17 मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जा सकता है। हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संग्रहालय और फायर का जो प्रदर्शन है, जो हमारे 5वें महीने की 13 तारीख को जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, सरकार कहीं ना कहीं समझौते बचते नजर आ रही है। इन्होंने ये मनसा ही नहीं बनाई कि जो कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए और ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा के अंदर बहुत भारी शोषण है। और हम ये कि जो आज हमने कृष्ण निवेदी का और विपिन गोयल का जो पुतला दहन किया है, हम इसे ये चेताना चाहते हैं या तो सरकार समय रहते हुए हमारी जो मांग डिमांड है उनके परिपत्र जारी करे। और जो आज हमारी जो हड़ताल का जो 5वां दिन है, इसके बाद में भी सरकार निश्चित है। और जो हरियाणा प्रदेश के जो निवासी है उनको हम जोड़ के उनसे क्षमा याचना करते हैं कि ये
सरकार की निकम्मापन है, जो आज तक 3 महीने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार का परिपत्र जारी नहीं किया। आज हमारे किसानों का भी जेल भरो आंदोलन है और बिजली वालों के भी आज से हड़ताल है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा फायर ब्रिगेड उनका भी समर्थन करता है। हम दोबारा फिर यह कहना चाहते हैं, या तो समय रहते हुए हमारी सभी मांगों के परिपत्र जारी करें, अन्यथा ये हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल की तरफ जाएगी और जिसकी तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। पूरा जिला भिवानी है वो सफाई व्यवस्था में ब्लॉक है। चाहे भिवानी है, लुवारू है, भिवानी है और चाहे अन्य ब्रांच है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये पुतला तो एक चेतावनी है हमारी मांगों के परिपत्र जारी करवाने के लिए, और इसका हरियाणा सरकार को आने वाले समय बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सरकार ये है, वो सरकार है जो किसान आंदोलन करते हैं तो उन्होंने खालिस्तानी और यानी कोई भी अपने हकों के लिए प्रदर्शन करता है उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये देशभक्त नहीं है। देशभक्त वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वे किसान, ये देशभक्त है। इनका तो देश की आजादी में कोई हिस्सा ही नहीं है। हमारी भिवानी के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर हमारी जो अध्यक्षता थी वो बात की, हमारे पत्रकार साथियों से बातचीत नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार हर कसौटी पे खरी नहीं उतरी। हम ये कहना चाहते हैं जो भी किसान का आंदोलन चल रहा है, बिजली वालों का है, चाहे छात्रों का है, चाहे नगर पालिका का है, सभी को बुलाकर एक मंच पर, एक बेंच पर और सबके जितनी मांग डिमांड है सबको पूरा किए हैं, जिनको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये अजय सरवण, जिला प्रधान फायर ब्रिगेड भिवानी। आज हमारा जो 13 मई को समझौता हुआ था फायर ब्रिगेड और नगर पालिका का हड़ताल के बाद समझौता हुआ था और उसमें हमारी 17 मांगे लगभग सरकार ने मान ली थी और 1.5 महीने का समय लिया था कि 1.5 महीने के अंदर 30 जून तक हम सभी मांगे पूरी कर देंगे। लेकिन आज 3 महीने पूरे होने को है, सरकार ने एक भी परिपत्र जारी नहीं किया है। तो उस विरोध में हमारी 5वां दिन हड़ताल का दोबारा मुख्य मांगे वो 17 मांगे मुख्य मांगे जो हमारे साथी हैं फायर के, तो जो 2 साथी शहीद हो गए थे उनको न्याय दिलाने का है। उनको 50 लाख रुपए सरकार ने देने के लिए बोला था और सरकारी नौकरी के लिए बोला था। उन परिवारों को भी न्याय नहीं मिला है। सफाई कर्मचारी क्या मांगे? सफाई कर्मचारियों के जो इतने कई सालों से यहाँ पे लगे हुए पेरोल पे है, ठेका पे है, उनको पक्का करने की मुख्य मांगे हैं। उनको प्रमोशन की मांगे हैं। तो जब तक सरकार ने उस समय 13 मई को बोला था कि हमें 15 दिन में पक्का कर देंगे, आपको तुरंत 15 दिन में पक्का कर देंगे, बाकी मांगे 1.5 महीने में कर देंगे। ये विरोध वायदा खिलाफी की बिल्कुल, ये हमारा सरकार के खिलाफ जो वादा खिलाफी की है, जो हमारे मान करके अब पीछे हट रही है इन मांगों से, उसके विरोध में है। और इसकी जो आगे आम जन से अपील करना चाहते हैं कि हमारे कारण जो आपको असुविधा हो रही है उसकी सरकार जिम्मेवार है और इसमें हम आपसे सहयोग की अपील करें। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रौद्र रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 10 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 11 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में भारी से भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश के चलते प्रदेश में जनजीवन प्रभावित है। रविवार शाम तक प्रदेश में 118 सड़कें बंद थी। इसके अलावा बिजली और पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों और खड्डों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित इलाकों में सावधानी बरतने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगर हम बीते शाम की बात करें तो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो आपदा के चलते 835 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें करीब 155 लोगों की जो जानी गई है इस आपदा के चलते। लगातार जो प्रदेश में 10 और 11 को भी कुछ जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए आज कांगड़ा और सिरमौर, अगर कल की बात करें तो कांगड़ा
कांगड़ा और मंडी जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 15 अगस्त तक प्रदेश के जो अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। जिला शिमला की आटोबिग, नालदेहरा, कुफरी, जुब्बल, कोटखाई, रोडू की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो वर्षा के साथ साथ अत्यधिक धुंध है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो धुंध है वो अत्यधिक है, जिसके चलते आने जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो लगभग 155 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मानसून की बात करें तो 30 जून को प्रदेश में पहुंचा था। राज्य आपातकालीन परिस्थिति केंद्र के अनुसार 8 अगस्त तक आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक करीब 835 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मौसम के चलते अगर देखा जाए भूस्खलन के कारण अभी तक 118 सड़कें बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी में सबसे ज्यादा 44 सड़कें बंद है, कुल्लू में 39 और शिमला में 13, चंबा की बात की जाए तो 7 और सिरमौर में 6, कांगड़ा में 5, ऊना में 3 और सोलन में 1 सड़क अवरुद्ध है। इसके अलावा शिमला जिला के चौपाल में भी 3 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है। पेयजल आपूर्ति की बात की जाए तो बारिश का असर पड़ा हुआ है। रविवार शाम तक की बात करें तो 18 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। इनमें से शिमला के चौपाल में 12, हमीरपुर के बड़सर में 5 और चंबा के भटियात के 1 पेयजल योजना शामिल है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान लोगों से नदी नालों और खड्डों से दूर रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका वाले रास्तों पर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बारिश के दौरान नदी नाला और पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार जो नुकसान अत्यधिक देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर देखा जाए मानसून सीजन में तक करीब 835 करोड़ के नुकसान में सबसे ज्यादा हिस्सा लोक निर्माण विभाग की सड़कों और दूसरी संपत्तियों के करीब 615 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को भी 199 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो 10 और 11 को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 13, 12 और 13 की बात करें तो कुछ जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके बाद 14, 15 अगस्त को भी भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा क्या बना रहने का असर दिखाया गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त को जो कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बिलासपुर, मंडी और सोलन में अगर देखा जाए तो भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 अगस्त की बात की जाए तो कांगड़ा, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चंबा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, प्रशासन की ओर से लोगों को यही एडवाइजरी जारी की गई है, नदी नालों से दूरी बना के रखें। निश्चित तौर पर जब वर्षा होती है तो नदी नालों का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं रहता। कामेशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तो इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। दिल्ली से लेकर भिवानी और हिमाचल तक की हर अहम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।